जब बीमार पिता को बेटे ने जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा वृद्धाश्रम, तब पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के होश उड़ गए। मन में उदासी, आंखों में नमी और जिंदगी में खालीपन सा लिए रामचरण जी वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठे हुए हैं। रामचरण जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम में आए। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वे अपने मन से पोते के मुंह को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी छलक कर उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हालत में वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को वे आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं, जरा सी ही तो बात थी जो बेटे और बहू ने घर में इतना कलेश किया था। और उस दिन को याद करने लगते हैं। बेटा जब ऑफिस से आता है, रामचरण जी अपने बेटे से कहते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हें तो जरा जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या अब रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर पाए। और तुम तो घर पर बिल्कुल निठल्ले बनकर बैठ गए हो, कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी करते हैं। बेचारे रामचरण जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है और कहता है, दादाजी मैं पापा मम्मी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा है आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी हैं, चाय से नमक लगाकर खा लेना। और बेटे बहू मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। रामचरण जी को यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास ना ही पैसे हैं और ना ही समय, लेकिन अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी। 3 से 4 घंटा मूवी देखने में लगा सकता है, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। इसी बात को सोचते रहते हैं। तब तक रात को 12 बजे तक उनका बेटा विनय और बहू भी घर पर आ जाते हैं। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसलिए विनय कमरे में उसको जाकर लिटा देता है। रामचरण जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुमने तो कहा था तुम्हारे पास समय ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। रामचरण का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हो। चुपचाप से एक कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकाल दूंगा। इतना पिता का अपमान कर विनय अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन रामचरण जी तो अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल ही टूट गए थे। इतना अपमान सहकर भी एक बुत की तरह खड़े के खड़े ही रह गए कि उनके बेटे ने उनके साथ किया क्या। यही सोच सोचकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वे उसी में समा जाएं। उनसे अपने बेटे के द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और उसी रात को 2 कंबल और एक चटाई लेकर के घर से निकल पड़ते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब तो बेटे ने सारी हद पार कर दी। एक बार हाथ उठाया है तो अब तो इसकी बार बार की आदत पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि अब मैं घर ही त्याग दूं। अब इस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। इतना अपमान अब मैं नहीं सह सकता। और वे अपना कुछ जरूरी सामान लेकर के घर से निकल जाते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में सड़क के किनारे बनी बेंच पर 4 दिन काटते हैं। रात में वही कंबल और चटाई बिछाकर सो जाते हैं और थोड़े बहुत उनके पास पैसे होते हैं, उससे कुछ खरीद करके पेट भर लेते हैं। लेकिन इन 4 दिनों में बेटे या बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उनके पास तो फोन भी था, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने भी उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं समझी कि एक बार अपने पिताजी को फोन करके ही पूछ लें कि आप 4 दिन से कहाँ हो। वे तो यही चाहते थे कि उनका घर छोड़कर निकल जाओ, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। वैसे भी घर बैठे बूढ़ा बाप बच्चों के लिए तो बोझ ही होता है। अगर बाप कमाऊ है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख भी लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप के पास पैसे नहीं है तो बेटे को अपने बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा लगता है। रामचरण जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था और शुगर की भी प्रॉब्लम थी। 4 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत बहुत खराब हो गई। बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़े। तभी अचानक से वृद्धाश्रम वालों की नजर उन पर पड़ी तो वे उनको अपने वृद्धाश्रम में लेकर आ गए। रामचरण जी की हालत इतनी खराब थी कि उनको 2 दिन तक वृद्धाश्रम वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट रखा।
तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। वृद्धाश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर। धीरे धीरे वृद्धाश्रम की और भी एक्टिविटी में भाग लेने लगे। सुबह जाकर के वॉक पर जाते, उधर उनके कुछ दोस्त भी बन गए जो उनके ही उम्र के थे। फिर सुबह सारे बूढ़े बुजुर्ग मिलकर के योगा करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगते। शुरू शुरू में तो रामचरण जी को वृद्धाश्रम में अच्छा नहीं लगता था, बड़ा ही सूना सूनापन लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी, उस घर की बहुत याद आती थी जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी, जिसको उन्होंने अपने मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत दुर्व्यवहार किया। अब धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुनकर उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहना है, अपने बैंक बैलेंस को कैसे संभालना है। रामचरण जी वृद्धाश्रम के पार्क में अपने मित्र सुखचंद जी के साथ बैठे हुए थे। सुखचंद जी रामचरण जी से पूछते हैं, मित्र आप करते क्या थे और आपकी पत्नी कहाँ है? तो वे कहते हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। मेरी पत्नी मुझे 20 साल पहले ही छोड़कर चली गई। मेरी एक ही औलाद थी, मेरा बेटा विनय। मैंने बिन माँ के बेटे को बहुत अच्छे से पाला पोसा, कभी किसी भी चीज़ से उसको माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ मैं ट्यूशन भी करता था, जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं और अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर सकूं। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। फिर बाद में मेरे बेटे बहू और नाती पोतों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे जीवन के शुरुआत में ही छोड़कर चली गई थी। पूरी जिंदगी एकाकी काटी थी। सोचा था बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, नाती पोते होंगे, मेरा घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब अरमान लेकर के मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करने लगा था, उसकी शादी भी हो गई, घर में एक पोता भी है। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी स्कूल की जॉब भी छोड़ दी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम थी। सोचा चलो अब बेटा तो कमाने लगा है, पूरी जिंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया है, अब बेटा बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैंने कमाना छोड़ा तो बेटे बहू के तो तेवर ही बदल गए। 6 महीने बाद ही घर में हर छोटी बड़ी बात के लिए कलेश होने लगा, पैसों के लिए कलेश होने लगा। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयों के लिए भी पैसे मांगता तो वह मुझसे झगड़ा करने लगते और कहते घर में वो बोझ बनकर बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो धरो, अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि घर में हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। जाओ पैसे कमाओ और पैसे कमा करके दो। अब मैं ठहरा बूढ़ा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, बेटा मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं लाता था, मुझसे काम नहीं होते थे। जैसे ही मेरा बीपी ऊपर नीचे होता था मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन मेरा बेटा तो यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था और पैसों को लेकर ही एक दिन घर में झगड़ा हो गया, जिस वजह से बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। और तो मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में बेशर्मों की तरह नहीं रहूंगा और मैं घर से बाहर निकल आया और अब इस वृद्ध आश्रम में हूँ। जिंदगी भी क्या क्या खेल दिखाती है मेरे दोस्त, पता नहीं चलता। पहले तो मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब बुढ़ापा का वृद्धाश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन वृद्धाश्रम के सभी लोग खाना खाकर बैठे थे, तभी न्यूज़ सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो रामचरण जी को दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो स्कूल में जाकर भी नहीं पढ़ाना पड़ता, स्कूल की तरह खड़े रहकर भी नहीं पढ़ाना है, घर पर ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बस फोन पर आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। रामचरण जी गणित और साइंस के बहुत अच्छे अध्यापक थे। वे 2 से 3 स्कूलों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर भेज देते हैं और एक स्कूल में उनको बायो और गणित और साइंस का टीचर नियुक्त कर लिया जाता है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लग गए। वे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने फ़ोन से ऑनलाइन कर बच्चों को पढ़ाते थे। अब हर महीने 25,000 कमाने लग गए और अपने सारे खर्चे खुद ही निकालने लगे, बल्कि कुछ पैसे तो वे वृद्धाश्रम में ही दान देने लगे, जिससे बाकी लोगों की सहायता हो सके। क्योंकि अब बुढ़ापे में इतनी ज़रूरत तो थी नहीं कि इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सके। लेकिन एक दिन बेटे और बहू को इस बात का पता चल जाता है कि पिताजी फिर से पैसे कमाने लगे, फिर से टीचिंग करने लगे और इतने पैसे वह कहाँ खर्च करते होंगे। इसलिए किसी तरह से अपने पिताजी को ढूंढ निकालते हैं। रामचरण जी का 1 हफ्ते बाद जन्मदिन होता है। दोनों बेटे बहू केक लेकर रामचरण जी के पास वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पिताजी
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप 65 साल के हो गए हैं। आपका पोता आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलो, आप बहुत रह लिए वृद्धाश्रम में, अपने बेटे के घर चलो, हम उधर ही आपको रखेंगे, हम आपको लेने आए हैं। रामचरण जी अपने बेटे बहू की बातें चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहते हैं। तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन रामचरण जी बेटे बहू के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद ही कोरोना वायरस की वजह से बेटे की जॉब चली जाती है। अब घर में खर्चे के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। पति पत्नी में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। जो भी रखे हुए पैसे होते हैं 2 से 3 महीने में ही खर्च हो जाते हैं। और जॉब भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो वे बहू बेटे फिर से भागे भागे अपने पिताजी के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, पिताजी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बेटे की स्कूल की फीस भी नहीं दी है, खाने पीने का भी खर्चा होता है। आप तो पैसे कमा रहे हैं तो कम से कम आप तो हमें पैसे दीजिए, आप नहीं देंगे तो कौन देगा, हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और आप अपने ही पैसे बच्चों को देने की बजाय वृद्धाश्रम में दे रहे हैं। कैसे बाप हैं आप? जरा सी भी दया नहीं आती अपने बेटे बहू और पोते पर। बेटे की बातें सुनकर रामचरण जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और वृद्धाश्रम के सभी लोग भी उधर ही बैठे होते हैं। रामचरण जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और अपने बेटे विनय के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरा एक बाप भी है, तेरे बाप की तेरे प्रति कुछ फर्ज भी है। तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया, तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया। तू आज मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहा है। और उस दिन क्या हुआ था जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था? क्या वह तेरा फर्ज नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है ना, उतना कोई भी नहीं करता। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था, पूरी जिंदगी पूरी कमाई मैंने तुझ पर लगा दी और तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो कह रहे हो कि मेरा फर्ज बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता है अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे में उनके लिए दवाई लाना? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अभी के अभी वृद्धाश्रम से निकल जा, नहीं तो पुलिस को फोन करके तुझे अपने पिता के साथ मारपीट करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। रामचरण जी के साहस को देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया है। अरे आपने एक बार धोखा खाया है अपने बच्चों से, दूसरी बार आप सतर्क रहें। यह बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे आपके पास कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए कभी कुछ नहीं आए। बच्चों की मनसा अच्छी नहीं थी। तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर भी उधर आ जाते हैं और विनय से कहते हैं, तुम अभी के अभी इधर से निकल जाओ और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें हम कानून की भाषा में समझा देंगे। दोनों बेटा बहू लज्जित होकर वृद्धाश्रम से निकल जाते हैं और रामचरण जी आराम के साथ अपनी सारी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही काटने का निर्णय लेते हैं और अपनी कमाई भी वृद्धाश्रम को देते हैं। दोस्तों, एक स्वाभिमानी पिता का यह साहसिक निर्णय कैसा लगा? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आज की जवान पीढ़ी को जागृत करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह की कहानियों से ही आने वाली पीढ़ी जागरूक हो सकती है। इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।